हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ध्येय आईएएस के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 10 हिंदी के हैं और 10 जीएस के हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने आरओ के ही रिगार्डिंग जीएस वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट 7 अपलोड कर दिए हैं, जो ये 8वां प्रैक्टिस सेट है, ये आज अपलोड हो जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और इसमें जो कि जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें बैकग्राउंड के साथ चारों ऑप्शन का फुल डिटेलिंग के साथ और विद मैपिंग के साथ सब चीज़ों को कवर कराया गया है, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी भी इसी में ऐड कर दिया है और थ्योरी भी कराई है। इसका बैकग्राउंड मतलब पूरा बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और मिनिमम समय में कवर किया है हम लोगों ने और बिना किसी की फालतू की बात की हम लोगों ने कवर किया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सेशन को बहुत पसंद कर रहे होंगे। अब हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़ से मिले थे। हम लोग इसमें पढ़े हैं प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य मेहरगढ़ से, और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। और बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, बुर्ज होम से हम लोग पढ़े हैं गर्तावास मिलता है, ठीक है। और कोल्डिहिवा से चावल की प्राचीनतम खेती के साक्ष्य हमको मिलते हैं, ठीक। सेकंड है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष करते हैं? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो 1924 में बेलगांव कर्नाटक में है, बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। एक ही बार महात्मा गांधी पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जितनी अध्यक्षता होती है, पूरी अध्यक्षता में महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये बेलगांव जो है ये गांव नहीं है, और गांव में होने वाला जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन था वो फैजपुर का अधिवेशन था, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। 1923 का ये जो अधिवेशन हुआ था, ये जो है विशेष अधिवेशन था, ये अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और 1925 का जो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू कानपुर में अध्यक्षता की थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, ठीक। थर्ड है, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से R37 कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं? तो R37 कब्रिस्तान के प्रमाण दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। लोथल और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और लोथल से गोदीबाड़ा के संकेत मिलते हैं और 2 शव मिले हैं, दो, ठीक है, 2 शवों के साक्ष्य भी मिले हैं लोथल से, हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, और यहाँ से मतलब जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक। फोर्थ है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दोस्तों गठबंधन हो जाता है, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन होता है, हम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कब होता है? 1916 के लखनऊ में। और ये लखनऊ में जो अधिवेशन होता है, कुल उत्तर प्रदेश में 9 अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 लखनऊ में होते हैं, और 3 लखनऊ में जिसमें होते हैं ये 1899 में लखनऊ में होता है और 1916 और 1936 में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1899 की जो अध्यक्षता करते हैं वो रमेश चंद्र दत्त करते हैं, RC दत्त करते हैं। और 1916 में ये जो अधिवेशन की अध्यक्षता होती है ये रास बिहारी, ये अंबिकाचरण मजूमदार करते हैं, सॉरी अंबिकाचरण मजूमदार करते हैं, ठीक है। और जो 1936 का अधिवेशन होता है इसको जवाहरलाल नेहरू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए थे और एक अधिवेशन 1905 में हुआ था बनारस में अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और एक अधिवेशन 1946 में हुआ था, हम लोग देखे हैं मेरठ में, ठीक, मेरठ में होता है और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद करते हैं। एक अधिवेशन अभी ऊपर देख लेते हैं, 1925 में कानपुर में होता है, सरोजिनी नायडू करती हैं। और उसके बाद 3 अधिवेशन और होते हैं जो कि इलाहाबाद में होते हैं, 1888 में होता है और 1892 में होता है, हम लोगों को ध्यान रखना है, और 1910 में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ये एग्जाम है दोस्तों ये यूपी ओरिएंटेड एग्जाम है और हमको पता होना चाहिए। चाहे आप आरओ का एग्जाम दें, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी जीडी, चाहे आप जो है पीसीएस का एग्जाम दें, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। संलेखना पद्धति का उल्लेख जैन धर्म में है, बिल्कुल सही बात है। और हम लोगों ने इससे संबंधित एक चीज देखा था मौर्य काल में, जो
चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जीवन के अंतिम वर्ष में श्रवण बेलगोला चले गए थे, जहां पर इन्होंने संलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्याग दिया था। ठीक है, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद को पनपने का मुख्य कारण क्या था? हम लोगों को पता होगा, बंगाल का विभाजन था। ठीक है, बंगाल के विभाजन के बारे में हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं पीछे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक, तो लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को, कहीं कहीं 19 जुलाई भी मिल जाता है, और तो 19-20 जुलाई हम लोगों को ध्यान रखना है, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करता है। ठीक है, कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। 19 और 20 जुलाई को ये बंगाल विभाजन की निर्णय लेता है, और उसके स्वरूप जब ये निर्णय लेता है 20 जुलाई में, फिर उसके विरोध स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का जो टाउन हॉल होता है, वहां पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि स्वदेशी आंदोलन किस वजह से शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। ठीक है, और ये जो बंगाल का विभाजन था, बंगाल के विभाजन के विरोध में ही 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। और उसके बाद महत्वपूर्ण हो जाता है, जो ये 20 जुलाई को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी, ये प्रभावी कब हुआ दोस्तों? प्रभावी ये हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट तीनों याद रखनी हम लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट, सारी डेटें नहीं याद करनी होती, हमको याद करना होता है जो मुख्य डेटें होती हैं और इंपॉर्टेंट है। ये 7 अगस्त 1905 का डेट 2023 जो आईएएस का एग्जाम हुआ था, यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये स्टेटमेंट में मेंशन था। ठीक है, तो अन्य एग्जामों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही वनडे एग्जामों में बनते हैं। 16 अक्टूबर तो बहुत आसान है याद करना, क्योंकि 16 अक्टूबर को हम लोग देखते हैं विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस अनुसार थोड़ा सा रिलेट करके हम लोग देख सकते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है, और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हमको ये ध्यान देना है, शोक दिवस बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है, और इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है और राखी दिवस के मनाया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके संबंध में कुछ नारे लगाए गए थे। कौन कौन से नारे लगाए गए थे? वंदे मातरम का नारा लगाया गया था, विभाजन नहीं चाहिए, और बंगाल एक है, इन सबके नारे लगाए गए थे। और हमको ध्यान देना है, आंध्र के डेल्टा इलाके में, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का जैसे मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, ये भारत है, तो एक मिनट, ये भारत है। ठीक है, यहां पर जो आंध्र प्रदेश का जो डेल्टाई इलाका था, ठीक है, यहां पर जो है इसको क्या किया गया? इस स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, तो हमको यह ध्यान देना है, जो स्वदेशी आंदोलन था उसको आंध्र के डेल्टाई इलाकों में वंदे मातरम नामक आंदोलन से जाना गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व, इसके नेतृत्व से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व होता है वो दिल्ली में कौन करते हैं? सैयद हैदर रजा करते हैं। ठीक है, सैयद हैदर राजा, क्योंकि दिल्ली है तो दिल्ली में राजा लोग रहते ही थे, तो दिल्ली में राजा ही करेंगे। ठीक है, तो सैयद हैदर राजा, इस तरीके से हम लोग रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। पूना व बंबई में तिलक करते हैं, याद ही हो जाएगा अपने आप। और पंजाब के केसरी लाला लाजपत राय करते हैं वहां पे, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद हो जानी चाहिए। ठीक है, और 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और उसमें पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अभी ऊपर बताए थे 1905 का जो बनारस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। ठीक है, और 1906 वाला जो हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, सबसे पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी कांग्रेस के माध्यम से। ठीक है, ये ध्यान देना है। लेकिन स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन, फिर हम लोग देखते हैं ना कि कांग्रेस का विभाजन क्यों होता है आखिर, तो कांग्रेस का विभाजन होने का कारण क्या था, ये देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर के ये विवाद हुआ था। ठीक है, कि स्वदेशी आंदोलन किस तरीके से चलाया जाए, उस तरीके को लेकर के उग्रवादी, मतलब गरम दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हो जाती है, और कांग्रेस 1907 में विभाजित हो जाती है। और 1907 में का जो सूरत अधिवेशन होता है, और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं। और दोस्तों, सूरत अभी वर्तमान समय में बहुत फेमस है, करंट के मुद्दे से फेमस है, क्योंकि सूरत हम लोग देखते हैं कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो मतलब ऑफिस बन रहा है वो सूरत में ही बन रहा है, जहां पर हीरे की कटिंग फर्निशिंग होगी। ये चीज हमको ध्यान देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और करंट में हम कराएंगे, करंट में हम करा दिए हैं कल की क्लास में। ठीक है,
उदारवादी नरम दल 2 दलों में विभाजित हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस करते हैं, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमार सोनार बांग्ला, यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बाद में बना। और दोस्तों ये चीज हमको ध्यान देनी है, कौन से ऐसे पुरुष थे जिनके गीत 2 देशों के राष्ट्रीय गीत के रूप में जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के एक अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रीय गीत के रूप में बांग्लादेश का, और भारत का जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में भारत का, ठीक है, ये ध्यान देना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता बारिसाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना करते हैं। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निजामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था, दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया होते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होते। मोहम्मद बिन तुगलक के पहले जो आते हैं वो गयासुद्दीन तुगलक होते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने बोला था, हुनूज दिल्ली दूरस्त। क्योंकि दोनों लोगों में विवाद हो गया था, ठीक है, इसलिए निजामुद्दीन औलिया ने बोला था हुनूज दिल्ली दूरस्त, ठीक है। और जौना खान गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम था, तो ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब पहला गलत होगा, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो जौना खान दोस्तों किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था, ठीक है। तो इस हिसाब से पूछा कौन सा सही है, तो कोई नहीं सही है, तो ना तो 1 ना तो 2 सही है। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी के 11 सूत्रीय चेतावनी दी गई। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये कहीं नहीं था, तो 1 गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन इसका 2 और 3 सही हो जाएगा। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये सही हो जाएगा। और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात गांधी जी ने की ही थी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बी और मतलब 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 9th है, नीचे दिए गए 2 कथन है, मतलब कथन कारण वाला क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया 1829 में अधिनियम बना करके, अधिनियम 17 था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राजा राममोहन राय ने इसकी अगुवाई की थी, ये भी सही है, और कथन कारण का स्पष्टीकरण भी है, ठीक। 10th क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र हम लोग देखते हैं कि 9 अगस्त 1925 में हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार से संबंधित थे, 1930 में यह मामला हुआ था। अरविंद घोष अलीपुर बम कांड से संबंधित थे, 1908 में यह मामला हुआ था। और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे, 1929 में मामला ये हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल का जो काकोरी षड्यंत्र था, इसके तहत राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 3 और लोग थे जिनको फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों कहां फांसी दी गई थी, हमको ध्यान देना है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और इनके साथ थे अशफाक उल्ला खान को कहां फांसी दी गई थी? फैजाबाद में दी गई थी, ठीक है। और राजेंद्र लाहिड़ी थे, राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों कहां दी गई थी? गोंडा में दी गई थी। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में दी गई थी, ठीक है, रोशन सिंह को इलाहाबाद में दी गई थी, ठीक। ये हमको चारों चीजें हमको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। 11th है, जियाउद्दीन बर्नी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका जन्म गोलकुंडा में हुआ था, ये गलत बात है। इसका जन्म जो हुआ था वो बुलंदशहर में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। बा से बरनी हो गया, बा से बुलंदशहर हो गया, ठीक है। वह मोहम्मद तुगलक का समकालीन था, सही है। वह तारीख फिरोजशाही का लेखक था, ये भी सही है दोस्तों। तो पहला गलत हो जाता तो ऐसे भी सारे कट हो जाते, तो बी मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2nd और 3rd स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 12th है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग 1919 के बारे में विस्तार से पढ़े थे, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग 1935 के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, और यही तरीका भी होता है रिवाइज करने का, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसकी मुख्य बातें क्या क्या थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था ये 1935 का अधिनियम, ठीक है। इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी दोस्तों, ठीक। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था दोस्तों। हमने रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास जब ली थी पॉलिटी के सेक्शन में, तो ये सब पूरा बहुत विस्तार से बताया, बहुत डिटेल से समझाया है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे, क्योंकि और भी सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी रखेंगे इसको, ठीक है। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। और जो देशी रियासतें थी ना, इनके लिए वैकल्पिक था।
अब देशी रियासतों के लिए वैकल्पिक था, तो कोई देशी रियासतें इसमें शामिल ही नहीं हुई। कौन चाहेगा भाई कि किसी के अधीन हो, ठीक है। तो ये फलतः जो है भारतीय संघ का प्रावधान, मतलब फलतः देशी रियासतें सम्मिलित नहीं हुई और अखिल भारतीय संघ की स्थापना विफल हो गई। तो अंग्रेज ऐसा प्रावधान ही करते थे कि एक तरफ अच्छी चीजें देते थे, दूसरी तरफ से खींच लेते थे, कुछ ऐसा उसमें पेच फंसा देते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक वो नहीं है कि ऊपर ऊपर सब रस चूसे, भीतर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेज ऐसे ही थे, ठीक है। दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों में द्वैध शासन का समापन कर दिया गया था। हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था और 35 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करते हैं, ठीक है। इसके बाद विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल में बांटा गया। जाहिर सी बात है, जब द्वैध शासन होगा तो केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों में विधायी शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा और इसके तहत संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। संघ सूची में जाहिर सी बात है बहुत कौन से विषय होंगे, संघ सूची में बहुत इंपॉर्टेंट विषय होंगे और उन पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा, मतलब परिसंघ को होगा। और इसमें कौन कौन से विषय थे, विदेशी मामले, संचार, रक्षा, सेना, नौसेना, वायुसेना, जनगणना, मुद्रा, करेंसी, ये सब जानते हैं। प्रांतीय सूची में कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों को था और इसमें थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट विषय आ जाते हैं, जैसे शिक्षा, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा आदि, ये सब, ठीक है। आज शिक्षा समवर्ती सूची में है, पुलिस तो राज्य सूची में है, कारागार भी राज्य सूची में है, ठीक है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय आ जाते हैं जिनमें परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों कानून बनाएगी, लेकिन दोनों में विवाद की स्थिति में जो संघ कानून बनाती थी वो मान्य होता था। और इसमें कौन कौन से विषय आ जाते हैं, सिविल प्रक्रिया आ जाती है, दंड और विधि और प्रक्रिया आ जाती है, दंड विधि और प्रक्रिया आ जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग आईपीसी सीआरपीसी कहते हैं दोस्तों, ये आ जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा पर केंद्रीय विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति थी। अब देखिए यही चीज वर्तमान संविधान में भी तो है। आपातकाल के दौरान जो होता है, जो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना देती है, संसद के पास अधिकार चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। दो प्रांतों के अनुरोध पर आज भी है, अनुच्छेद किसमें है, 252 में है ये चीज, ठीक है। दो प्रांतों के अनुरोध पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय विधानमंडल के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। आप मतलब जब दो या दो से ज्यादा प्रांत जो है अनुरोध करते हैं, ठीक है। और ये जो आपातकाल में, ये कौन से अनुच्छेद में, वर्तमान संविधान में 250 अनुच्छेद में, 250वें अनुच्छेद में, ठीक है। और समवर्ती सूची पर संघ की विधि प्रांत की विधि पर प्रभावी होती है। मतलब समवर्ती सूची में ये होता है कि कानून दोनों बनाते हैं, लेकिन जो संघ की विधि होती है वो प्रांत की विधि पर प्रभावी होती है। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी, सही बात है, आज ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1937 में और अपील करने की अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन के पास थी और इसके तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ये बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि भारत परिषद का प्रावधान कब किया गया था दोस्तों, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट क्लास में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और विस्तार किया गया था, जिसकी शुरुआत 1909 के अधिनियम में हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया गया, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक विस्तार कर दिया गया था। तो 1909 के अधिनियम में मुस्लिम के लिए पृथक प्रतिनिधित्व किया गया और 1919 के अधिनियम में मुस्लिम हो ही गए 1909 में। तो इसमें ईसाई, सिख, ठीक है, एंग्लो इंडियंस 1919 में इन सब की व्यवस्था कर दी गई थी और 1935 में दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों तक इसका विस्तार कर दिया गया था। बर्मा को भारत से अलग कर ही दिया गया, स्टेटमेंट में मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 में और मताधिकार का विस्तार किया गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का 1935 का भी अधिनियम समाप्त हो गया। 13वां क्वेश्चन है, सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो 2.5 दिन का झोपड़ा हम लोग पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो और दीन पनाह हुमायूं, दीन पनाह क्या था, हुमायूं ने बनवाया था, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखिए, ये पहले एक आ जाएगा, फिर दो आएगा कहीं, है कि नहीं। और फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, तो मतलब पहले के बाद तीसरा आएगा, फिर दूसरा कहीं आएगा। और अलाई दरवाजा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो इसका मतलब सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, सबसे पहले एक आते हैं, फिर 4 आते हैं, फिर उसके बाद फिरोज शाह कोटला मतलब फिरोज शाह तुगलक आते हैं, 3 आते हैं, फिर उसके बाद हुमायूं आते हैं, ठीक है। तो 1 4 3 2 जहां भी होगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करो या मरो का नारा देते हैं। इसको कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों। और इसके बारे में एक चीज हमको ये ध्यान देना है, 14 जुलाई 1942 14 जुलाई 1942 को वर्धा में सम्मेलन होता है और इसी वर्धा सम्मेलन में जो है भारत छोड़ो का निर्णय लिया जाता है। भारत छोड़ो का निर्णय लिया जाता है कि इसमें नेतृत्व कौन करेगा, गांधी जी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब 8 या 9 अगस्त को
8 या 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन का बंबई अधिवेशन से जब प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है, उसके बाद 9 अगस्त के तड़के ही 9 अगस्त की सुबह को ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और पिछले प्रैक्टिस सेट में लगा चुके थे, जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें जो श्री राजगोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी इसमें सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि राजगोपालाचारी ये जो 42वीं का जो वर्धा सम्मेलन हुआ था, यहां पर लिए गए निर्णय से असंतुष्ट थे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई कमी हो गई थी योगदान में, क्योंकि हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में चलाया गया था, तो इन्होंने ये जो भारत का नक्शा है, तो यहाँ तिरुचिरापल्ली है तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक इन्होंने जो है नमक यात्रा की थी, ठीक है, समुद्र के तट पर। तो इनका भी योगदान कम नहीं था, बस यहां पर ये किसी बात को लेकर के विवाद था। 15 देख लेते हैं, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार नीचे दिए गए कूट के अनुसार व्यवस्थापित करना है। तो प्रांतों का गठन दोस्तों 1580 में हुआ था, और घोड़ों को दागने की व्यवस्था 1574 में किया था इन्होंने। मनसबदारी का जो प्रचलन किया था इन्होंने 1575 में किया था, और जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 2 3 1। अब हम लोग अकबर के शासनकाल से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। किन किन स्थापना कब इनकी स्थापना करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें मतलब कब करते हैं अकबर। तो दास प्रथा का समापन ये 1562 में करते हैं, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। दास प्रथा का समापन 1562 में अकबर के द्वारा किया जाता है। और अकबर ने खुद को हरम दल से मुक्त कब किया था, 1562 में ही किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और तीर्थ यात्रा पर जो पहले कर लगाया जाता था, उस तीर्थ यात्रा पर कर 1563 में समाप्त कर दिया। तो ती से तीरथ हो गया और ती से 63 हो गया, हमको तो ऐसे ही ये याद हो गया, ठीक है। जजिया कर का समापन इन्होंने किया था 1564 ईस्वी में, ठीक। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते हैं और उसको राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण करते हैं 1571 में। मतलब पहले राजधानी आगरा हुआ करती थी, फिर आगरा से राजधानी क्या हो गई, फतेहपुर सीकरी दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और इसी में हम लोग देखते हैं घोड़ों को दागने की व्यवस्था 1574 में की थी, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और मनसबदारी का प्रचलन और इबादत खाने की जो स्थापना की थी इन्होंने 1575 में की थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी थी 1578 में। मजहर की घोषणा इन्होंने 1579 में की थी, इंपॉर्टेंट है। और पिछले के प्रैक्टिस सेट्स में हम लोगों को ये मिल चुका है। मजहर का मतलब होता है इस्लामी कानूनों का सर्वाधिक मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकर्ता अकबर ने स्वयं को घोषित किया था, तो ये मजहर की घोषणा थी, ठीक है। और प्रांतों का गठन 1580 में करता है। दीन इलाही की स्थापना 1582 में करता है, और इलाही संबत की शुरुआत 1583 में होता है, और राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। अब सबसे पहले देखना, सबसे पहले आगरा राजधानी थी, फिर 1571 में फतेहपुर सीकरी राजधानी हुई, फिर 1585 में लाहौर राजधानी हुई। तो ये अकबर के संबंध में ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। पहले आगरा से फतेहपुर सीकरी, फिर लाहौर राजधानी होती है, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी। तो हम लोग पढ़े होंगे मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में लिखा गया था, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, उत्तर वैदिक काल में विदथ का उल्लेख नहीं मिलता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग अथर्ववेद के बारे में देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारा नोट्स है, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है, लेकिन कंटेंट भरपूर है, बहुत अच्छे कंटेंट है। आप लोग राइटिंग पर मत फोकस कीजिएगा, आप लोग कंटेंट पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अथर्ववेद की रचना, इसकी रचना सबसे अंत में होती है, हम लोगों को पता है। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फिर बाद में अथर्ववेद की रचना होती है। इसमें सूक्तियों की संख्या 731 है, मंत्र 6000 है, इसको नहीं याद करेंगे तो भी चल जाएगा। और ये ऐसा वेद होता है अथर्ववेद जिसमें औषधियों का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद में औषधियों का प्रथम उल्लेख मिलता है। और जो स्टेटमेंट में मिला था, इसी में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और इसी वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग जैसे देखें ब्रह्म ज्ञान, धर्म ज्ञान, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, देखिए औषधि प्रयोग आ गया।
ठीक है, रोग निवारक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, वशीकरण, इन सब का वर्णन मिलता है। और आर्य और अनार्य संस्कृति का तालमेल भी मिलता है। दोस्तों इसमें से अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अपने नोट्स में इसको ऐड जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें देखिए, ठीक है, क्योंकि हमने भी ये सब चीजें नोट की है। देखिए ये सब चीजें जो इधर उधर कहीं लिखा है ना, ये सब चीजें नोट की गई हैं, पहले नहीं थी, एडिशन हुआ है नोट्स में, ठीक है। और हमारे रेलवे में सिलेक्शन, हमारा एसएससी में सिलेक्शन, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, उसमें इन सब चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हमने हमेशा लगातार अपने आप को अपडेट किया है, ठीक है। और इसके पुरोहित को दोस्तों ब्रह्म कहा जाता था, ठीक है, ब्रह्म कहा जाता था इसके पुरोहित को। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, हम लोग पढ़े, हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता था, इसके ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ ब्राह्मण कहा जाता था। और गोपथ ब्राह्मण में ही 6 वेदांगों की रचना होती है। 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब 6 वेदांगों की रचना हुई है, ठीक है, कि वेदों को किस प्रकार से, वेदों के अध्ययन के लिए वेदांग की रचना की गई है, ठीक। और इसके उपनिषद कुछ हैं, हर वेदों के उपनिषद होते हैं। इसके उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और कठोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ही टूटी हुई नौका का उल्लेख है और भवसागर पार नहीं करने के बाद, मतलब यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा गया, मतलब यज्ञ जो है भवसागर से पार नहीं करा सकता है हम लोगों को, ठीक है। और कठोपनिषद में यम ने नचिकेता को ज्ञान दिया है, इस चीज का उल्लेख मिलता है। और जो इसका उपवेद है, उपवेद इसका शिल्प वेद है, और शिल्प वेद के जो रचनाकार हैं वो विश्वकर्मा हैं, ठीक है। शिल्प वेद मतलब भवन निर्माण की कला होती है, ठीक। चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मिलाकर के वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक। मतलब अगर अथर्ववेद को चारों वेदों से हटा दिया जाता है तो वेद त्रयी हो जाता है, ठीक। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नेहरू रिपोर्ट में की गई सिफारिश नहीं थी? नागरिकों को परिभाषित करते हुए मूल अधिकार की मांग ये की गई थी। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा ये भी दिया गया था। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया तक ही रहेगी, ये भी सही था। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था, ये गलत है, और गलत पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा नेहरू रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट मतलब प्रस्तुत किया था और 28 अगस्त को इसको स्वीकार कर लिया गया था। नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। ये जो 1927 में साइमन कमीशन आया था दोस्तों, साइमन कमीशन के विरोध में जब भारतीय उतरे तो उन्होंने भारत को चुनौती दी। इसमें भारत को चुनौती दी कि आप लोग अपना संविधान खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और इसी चुनौती को लॉर्ड बर्कनहेड ने दिया था, और बर्कनहेड की चुनौती को फिर मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया, और मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया, ठीक है। और अब इस नेहरू रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें थी, हम लोगों को ध्यान देना है, ये देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी, इसमें क्या गया था, भारत को द्विसदनीय विधायिका वाली संसदीय सरकार के साथ डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाना, ठीक है। अभी स्टेटमेंट में मिला था ना डोमिनियन स्टेट्स, तो ये डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिए जाने की बात की गई थी भारत को द्विसदनीय विधायिका और संसदीय सरकार। और डोमिनियन स्टेट्स के साथ साथ इसमें दो सभाएं होंगी, जैसे राज्यसभा लोकसभा होती है ना, उच्च सदन निम्न सदन, ऐसे ही एक सीनेट होगी और प्रतिनिधि सभा होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सीनेट 7 साल के लिए चुनी जाएगी, जिसमें 200 सदस्य होंगे, ये ध्यान नहीं रखना, बस सीनेट 7 साल के लिए चुनी जाएगी। और जो प्रतिनिधि सभा है वो 5 साल के लिए, मतलब 7 से सीनेट, 7 से 7 साल, 5 से प्रतिनिधि सभा, 5 से 5 साल, है कि नहीं, याद हो गया ये तो ऐसे ही, ठीक, ये हो गया। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करें, मतलब गवर्नर जनरल की स्थिति मात्र संवैधानिक स्थिति होगी, ठीक है। प्रांतीय परिषदों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और भारत सरकार का संघीय रूप मतलब अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए, ये भी है। अल्पसंख्यकों के लिए कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग देखें ना, बोला था कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया, तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, ठीक है, ये था। मतलब संयुक्त निर्वाचन मंडल लागू किया जाना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल मतलब पृथक निर्वाचक मंडल लागू नहीं होना चाहिए, मतलब संयुक्त निर्वाचन मंडल लागू किया जाना चाहिए, इन्होंने बोला, ठीक है। महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात की गई थी, ठीक है। 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की, ठीक। मुसलमानों के सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा की गई थी, ठीक है। राज्य का धर्म से पूर्ण पृथक मतलब पंथ निरपेक्षता की बात की गई थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंथ निरपेक्षता की बात हुई थी। और मौलिक अधिकारों की भी बात हुई थी, मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात, और नागरिकता की भी बात हुई थी, ठीक है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ध्यान देना। 19th है, कथन कारण वाला है। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया, सही बात है, क्योंकि मैकाले को विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत का वैज्ञानिक, तकनीक तथा औद्योगिक विकास करेगी। अंग्रेजों का तो कहीं वही नहीं था, अंग्रेज भारत का विकास चाहते ही नहीं थे। तो एक सही है और आर गलत हो जाएगा, ठीक है।
मैकाले का वो कथन नहीं है कि ये कह रहे थे कि हम ऐसे भारतीय चाहते हैं जो रंग से, मतलब रंग रक्त से भारतीय हो, परंतु विचारधारा में, मानसिकता में सब अंग्रेज हों। ठीक है, तो ये हो जाता है। 20th क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के काल में थी। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, भारत में एटॉल प्रवाल भित्त क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भारत में जो एटॉल प्रवाल भित्त, देखिए एटॉल प्रवाल भित्त होता है और एक तटीय प्रवाल भित्त होता है। ठीक है, तटीय प्रवाल भित्त होता है। तो एटॉल प्रवाल भित्त जो होता है वो घोड़े के नाल के आकार का होता है। ठीक है, घोड़े का जो नाल होता है उसके आकार का होता है। तो घोड़े के नाल के आकार वाला जो मतलब प्रवाल भित्त था वो लक्षद्वीप में था। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार में ये तटीय प्रवाल था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। 22nd है, भारत में प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, संप्रेषण तथा वितरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है गेल के द्वारा। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, और ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा दोस्तों तेल अन्वेषण किया जाता है, मतलब तेल की खोज की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, दोनों में अंतर ये होता है। ठीक। 23rd है, निम्नलिखित क्षेत्रों में पहले से लेकर बाद की तिथियों तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के क्रम को व्यवस्थित करें। तो दोस्तों हम लोग भारत का ये मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है, देख लेते हैं। ये यहाँ तमिलनाडु, यहाँ पर ऐसे अंडमान निकोबार है ना, ये देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है कि नहीं, जो कन्याकुमारी है, और यहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट है ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ठीक, ये ध्यान देना है। तो जाहिर सी बात है जो दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आएगा तो पहले यहां तो जाएगा नहीं, पहले अंडमान निकोबार में जाएगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार पहला हो जाता है, तो इस हिसाब से तीसरा जहां होगा वही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया, और इसके बाद देखते हैं अंडमान निकोबार के बाद केरल में जाता है। ठीक, ये अंडमान निकोबार से यहां आया, फिर यहां से केरल में आ जाता है। ठीक, उसके बाद एक शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ, एक शाखा मतलब अरब सागर की ओर मुड़ जाती है, फिर मुंबई आता है, मुंबई में आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा मुंबई आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ उड़ीसा आता है तो उड़ीसा के पास चला जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24th, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? ITCZ प्रभावित करता है, इंटर टॉपिकल कन्वर्जन जोन दोस्तों प्रभावित करता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करता है, अल नीनो भी प्रभावित करता है और ला नीना भी प्रभावित करता है, तो उपयुक्त सभी हो जाता है। ठीक है, अल नीनो भारतीय मानसून को ऐसे प्रभावित करता है, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। एल नीनो ला नीनो मुख्यतः वर्षा से संबंधित है। भारत में जब ये वर्षा का जब घटाव बढ़ाव होता है तो अल नीना ला नीना संबंधित है। ला नीना से हम समझ सकते हैं, ला नीना जब आती है ना तो बारिश आती है, ला लाती है, ला नीना लाती है बारिश, और एल नीना हम लोग कहते हैं यार एल लग गए, है कि नहीं, एल लग गए, तो एल लग गए मतलब वर्षा नहीं आई। ठीक है, ये ऐसे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है, भारत का तमिलनाडु राज्य अपनी अधिकांश वर्षा मानसून के किस शाखा से प्राप्त करता है? तो अभी देखिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है, तो भारत का नक्शा, तो तमिलनाडु ऐसे जब भारत का दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो एक मानसून बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, एक शाखा अरब सागर की ओर चली जाती है, तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र वंचित रह जाता है। तो जब यहां से लौटती हुई मानसून होता है, लौटती हुई मानसून होती है मतलब उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा तमिलनाडु वर्षा प्राप्त करता है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून इसका आंसर हो जाएगा। 26 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, तो सही स्टेटमेंट है ये है कि नहीं। यहाँ पर जो पूर्वी घाट है, यहाँ पर नदियों के द्वारा लाई जाने वाली जो जलोढ़ मृदा है, मिट्टी है, वो बनती है यहाँ पर। ठीक, सही स्टेटमेंट है। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है दोस्तों, मतलब पोटाश की मात्रा पाई जाती है ठीक ठाक। ठीक है, और प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका सही हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग भारत की मिट्टियां मतलब केवल और केवल जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे, बस और कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। भारत की मिट्टियां, भारत की जो मिट्टी है, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान मतलब पेडोलॉजी कहते हैं दोस्तों। पेडोलॉजी और पेडोगॉजी में अंतर है। पेडोगॉजी बाल विज्ञान होता है और पेडोलॉजी ये होता है मृदा विज्ञान। ठीक है, ध्यान देना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। तो पहली जलोढ़ मृदा हो गई, ध्यान देते हैं, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, अभी स्टेटमेंट में मिला था। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है दोस्तों, ये होता है हम लोगों को बैकग्राउंड कवर करने का नतीजा। ठीक है, तुरंत का तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, अपना नोट्स देखा, तुरंत हमारे दिमाग में वो हमेशा के लिए बस जाएगा। ठीक है, पोटाश की मात्रा की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन
फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी चीजें ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, अमूमन सभी मृदाओं में, भारत में पाई जाने वाली सभी मृदाओं में इनकी कमी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा होती है, सही बात है, इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, ये सब फसलें पाई जाती है। मिट्टी भारत के 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, सही है। और भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, अभी देखिए मिला था ना स्टेटमेंट में, तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है, बांगर मृदा और खादर मृदा। ठीक है, बांगर मृदा क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। ठीक है, और जलोढ़ मृदा उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना समय लगा रिवीजन करने में हम लोगों को, है कि नहीं। 27 है, गेहूं की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गेहूं की फसल के बारे में बताना है, तो इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल होती कब है, रबी की फसल है ना गेहूं, तो गेहूं की फसल ठंडियों में होती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ये ठंडियों में होगी, ठंडियों में कम वर्षा होती है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर सही है। अगर नहीं भी पता होगा तो इस हिसाब से लॉजिक लगा के सही कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादक क्षेत्र, सही स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 28 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, बताना है। चमेरा परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तिपाई मुख, तिलैया परियोजना। दुलहस्ती परियोजना हम लोगों को पता है चिनाब नदी पर है, तो 2 का 1 होगा, मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो और तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है और तिलैया, पंचेत, दामोदर, ये सब झारखंड छत्तीसगढ़ के साइड हैं। और बराक नदी में होगा नहीं, क्योंकि बराक नदी पिछले सेशंस में हम लोग पढ़ चुके हैं, बराक नदी मणिपुर में बहती है, बराक नदी मणिपुर में बहती है। ठीक है, और यहां से हम लोग देख लेते हैं फिर इसका तिलैया परियोजना का बराकर हो जाएगा, मतलब चौथे का 3 हो जाएगा, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चमेरा परियोजना दोस्तों होती है रावी नदी पर। चमेरा मतलब रा से लास्ट में आ रहा है, तो रा से रावी जोड़ देते हैं। चमेरा परियोजना कहां हो गई, रावी नदी पर हो गई, और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर हो गई, तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर हो गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, 29 क्वेश्चन देखते हैं, मतलब खनिज और स्थान कहां पर पाए जाते हैं। तो मैग्नीज दोस्तों कहां पर पाई जाती है, मैग्नीज वेल्लारी कर्नाटक में पाई जाती है। पहले इसको देख लेते हैं, मैग्नीज, हीरा, तांबा, अभ्रक। हीरा जब भी आता है तो हम लोगों को गाना याद आ जाता है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना खुद ही कह रहा है कि हीरा मुझे मिल जाए, है कि नहीं। तो पन्ना में हीरा पाया जाता है, और पन्ना कहां पर है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में है कि नहीं, मतलब मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो दूसरे का 1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से सी और डी ऑप्शन हट जाएंगे। तो हीरा कहां पाया जाता है, पन्ना में पाया जाता है। ठीक है, और तांबा हम लोग देखें, तांबा कहां पाया जाता है, तांबा मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में भी पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया, तो सी का 2 हो जाएगा, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैग्नीज का क्या हो गया, मैग्नीज बेल्लारी में पाया जाता है, हीरा पन्ना में पाया जाता है, तांबा छिंदवाड़ा में पाया जाता है, और अभ्रक हम लोग देखते हैं कोडरमा की खान, हजारीबाग, है कि नहीं, तो अभ्रक हजारीबाग में पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। 30 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, गैस विद्युत परियोजना और उनकी अवस्थिति कहां है। कवास, औरैया, कैथलगुड़ी, मैथान, पंचेत, दामोदर, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, जो मतलब नदी जल घाटी परियोजनाएं थी। तो मैथान कहां पर है, मैथान झारखंड में होगा। ठीक है, तो डी का आंसर तीसरा हो जाएगा, तो डी का तीसरा, इस हिसाब से ए नहीं आंसर होगा, और इस हिसाब से सी आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, औरैया आप लोगों को पता होगा, बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश में है कि नहीं, कहाँ, अमेरिका की चीजें पूछ ली है, औरैया कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कावास जी नाना भाई, मतलब कावास कहां पर है, गुजरात में है। ठीक, और कैथलगुड़ी असम में। अगर कुछ ना आए तो कैथलगुड़ी से हम लोग असम, मतलब पूर्वोत्तर भारत में जा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तीनों इधर है। अच्छा, कैसे जा सकते हैं, आप लोग सुनेंगे जलपाईगुड़ी कहां पर है, जलपाईगुड़ी भी उधर ही है कि नहीं, तो जलपाईगुड़ी से हम लोग असम जा सकते हैं, मतलब असम के साइड जा सकते हैं। 31 सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बालको लास्ट में को आ रहा है, तो को से कोरबा होता है। ठीक है, तो को से कोरबा, बालको कोरबा। ठीक, ये ध्यान देना है, अभी हिंडाल्को मत कर दीजिएगा, अभी बताते हैं हिंडाल्को का भी। तो बालको कोरबा हो जाएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, हिंडाल्को जो पिछले प्रैक्टिस सेट में मिला था, हिंडाल्को को ऐसे लिखा गया था। अब हम लोग हिंडाल्को को कभी भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, और हिंडाल्को को जब ऐसे लिखेंगे तो रेणुकूट को भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो रेणुकूट को ऐसे नहीं लिखेंगे, रेणुकूट, तो ये अड़ा आ रहा है और ये अड़ा आ रहा है, तो हिंडाल्को का रेणुकूट से आपस में मिल गया हिसाब किताब। ठीक है, और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहां पर है,
तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को ने, इसको इंडाल्को कहा जाता है, ठीक। तो इसका कहां पर है, हीराकुंड में है, ठीक है, इंडाल्को हीराकुंड में है। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को कहां है, ये कोरापुट में है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको ध्यान रखना है, ठीक। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां है अपघर्षण क्रिया क्या है। तो अपघर्षण क्रिया क्या होती है, घर्षण करने की, पदार्थों का रूप में परिवर्तन, ये तो मेटामॉर्फोसिस होता है, ये नहीं होगा। पदार्थों, कठोर पदार्थों का काटना जो होता है ये हो जाता है अपघर्षण दोस्तों, ठीक है। रेत के कणों का बहना ये नहीं होता है। 33 है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। समुद्री बंदरगाह और वो किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो अलेप्पी, एन्नौर, पारादीप, काकीनाडा। पारादीप उड़ीसा में है, तो सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 कहां है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अलेप्पी, अलेप्पी नाम से आ रहा है, अलेप्पी, एलेप्पी, ये सब नाम जो होते हैं केरल के होते हैं। और एन्नोर, एन्नोर हम लोग पढ़ चुके हैं तमिलनाडु में है, ठीक है। ये हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। और काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 34 है निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में मिलान करना है। तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में तो सबसे पहले आ जाता है कार्डामम की पहाड़ी दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले कार्डामम आ जाता है दक्षिण में। कार्डामम के बाद आता है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी के बाद पालिनी पहाड़ी आ जाता है, फिर आता है नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। तो 2 4 3 1 जहां भी होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये है दक्षिण, ये है तमिलनाडु का मैप दोस्तों। हमारा ये मैप है, हम मैप में ऐसे ही अपडेशन करते रहते हैं, इसीलिए हमारा मैप थोड़ा बहुत तो अच्छा है दोस्तों, ठीक है। यहां पर है दोस्तों कार्डामम पहाड़ी, ठीक है। कार्डामम पहाड़ी ये है, एक कार्डामम पहाड़ी ये है अन्नामलाई पहाड़ी, और ये है पालिनी पहाड़ी दोस्तों। पालिनी पहाड़ी ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, और अन्नामलाई पहाड़ी पालिनी पहाड़ी से नीचे है। और यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक। ये देखिए, अब देखिए जो हमको याद था, जो पिछले क्वेश्चन बता ना, श्री राजगोपालाचारी का जो है नमक कानून तोड़ने हेतु इन्होंने, तो ये कहां से, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा करते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए लिखे हैं पूरा हमारा मैप, इसीलिए थोड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है। 35 है जो सागर अन्य से भिन्न है वह क्या है। इसमें देखिए, काला सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर। कैस्पियन सागर भिन्न है दोस्तों, क्योंकि कैस्पियन सागर भू आवेष्टित क्षेत्र में आता है, ठीक है। मतलब कैस्पियन सागर भूमि से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, मतलब सागर है। देखिए कैस्पियन सागर पूरा भूमि से घिरा हुआ सागर है, ठीक है। कैस्पियन सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कैस्पियन सागर की सीमा से सटे देश कौन कौन से हैं। तो कजाकिस्तान आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, ईरान आ जाता है, और अजरबैजान आ जाता है, ठीक है। ये हो जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं ब्लैक सी, काला सागर। काला सागर ये है एजोव सी, और ये काला सागर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहां पर सी ऑफ मरमुरा है, ये मरमुरा सी है, ठीक है। मरमुरा सी और काला सी के बीच में बासपोरस जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। काला सागर और मारमुरा सागर के बीच में बासपोरस जल संधि है। और ये जो मारमुरा सागर है और ये जो एजियन सागर है, इसके बीच में डार्डेनल्स जल संधि है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और इसके बाद देख लेते हैं, ये लाल सागर आ जाता है। लाल सागर ये है सऊदी अरब, मतलब एशिया महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। लाल सागर ये है, और इधर अडन की खाड़ी है। लाल सागर और अडन की खाड़ी में ये बाबल मंडेव जल संधि है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ये हो जाता है। और ये आ जाता है, ऑप्शन में दिया था क्या, ये पीला सागर, हाँ दिया है। पीला सागर ये आ जाता है, ये देखिए पैसे, ये पीला सागर आ जाता है। पीला सागर ये है, मतलब ये भी देखिए सागरों से मतलब सागर से इसकी सीमा मिल रही है, ठीक है। तो ये भू आवेष्टित नहीं है, भू आवेष्टित मतलब भूमि से घिरा हुआ केवल कैस्पियन सागर है, ठीक। 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच तो तीनों है इसमें, ठीक है, 1 2 3। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्या है उच्चावच, क्या होता है। उच्चावच ऐसी चीज होती है जो धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाली प्रतिरूप या आकार होता है, धरातल की ऊंचाई नीचाई से। और सबसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं जो 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ये जो प्रथम श्रेणी का उच्चावच होता है इसमें 2 चीजें आती है, महाद्वीप और महासागर। मतलब प्रथम श्रेणी मतलब पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बाद हम लोग देखते हैं एक महाद्वीप आ गया और एक महासागर आ गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक। ये तो ये द्वितीय श्रेणी, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, मतलब महाद्वीपीय बेसिन, महाद्वीपीय स्थल हो गया और महासागरीय बेसिन हो गया, ठीक है। और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होंगे जो महाद्वीप के निर्माण के बाद, महाद्वीप के निर्माण के बाद जो इस पर बनेंगे। अब इस पर क्या क्या बनेगा, इस पर बनेगा पर्वत, महाद्वीप पर पर्वत बनेगा, पठार बनेगा, मैदान बनेगा, झील बनेगी, ये सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। ये हो गया। अब तृतीय श्रेणी के उच्चावच क्या होंगे,
अब जब नदी बनेगी, खाड़ी बनेगा, डेल्टा बनेगा, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद, ये सब तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 37 है, ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृति सिल्वा डाइक। सिल्वा डाइक किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो सिल्वा डाइक अंतर्भेदी पाताली चट्टानें नहीं है, अंतर्भेदी मध्यवर्ती चट्टानें हैं। इंपॉर्टेंट, अभी भी इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि केवल चट्टानों के बारे में ही देखेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का समय नहीं बर्बाद हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए ये सब। अब देखिए, चट्टान आता है, चट्टान क्या होता है? पृथ्वी की सतह का कठोर भाग क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। ये 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो चट्टान क्या होगा? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का जो उत्पत्ति है मैग्मा या लावा के जमने से होती है। अब ये मैग्मा या लावा ना दोस्तों, एक धरातल के अंदर जमता है और धरातल के बाहर जमता है। जो धरातल के अंदर जमेगा उसको अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं, और जो धरातल के बाहर जमता है उसको बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। ठीक है, और जो आग्नेय चट्टान होता है, इसके जो कुछ उदाहरण होते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो, ये सब होते हैं आग्नेय चट्टान के उदाहरण। ठीक है, इसी ग्रेनाइट और गैब्रो से क्या बनता है? महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है ना, और जिसमें हम लोग सियाल भी कहते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट, अभी आगे भी मिलेगा। आग्नेय चट्टान, ठीक है, इसमें आग्नेय चट्टान में क्या होता है? इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, और इसको आर्थिक रूप से बहुत संपन्न चट्टान होती है, जिसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज, ये सब पाया जाता है। और इसमें बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। बेसाल्ट में लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है। इस चट्टान से काली मृदा का निर्माण होता है। अब देखिए, बेसाल्ट से लोहे की मात्रा होती है, काली मृदा। बेसाल्ट क्या होता है? बेसाल्ट ज्वालामुखी उत्पाद होता है। ठीक है, महासागरीय क्रस्ट अपना क्या है? बेसाल्ट से निर्मित है। और बेसाल्ट जो है, और जो बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो बेसाल्ट का निर्माण भी होता है। ठीक है, और अब बेसाल्ट से लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है बेसाल्ट में, और इसीलिए जहां ज्वालामुखी से निर्मित में पठार होते हैं, मैदान होते हैं, वहां पर काली मृदा अधिक पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि बेसाल्ट में लोहे की मात्रा अधिक होती है। पेग्माटाइट, कोडर्मा, ये सब ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, जो अंतर्भेदी चट्टानें होती हैं वो कुछ निर्मित होती हैं। अंतर्भेदी चट्टानों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बैथोलिथ, हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम लोगों को कंफ्यूजन होता होगा बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ में क्या क्या कैसे उनके आकार होते हैं। ठीक है, सब अभी कंफ्यूजन दूर कर देंगे आपका। बैथोलिथ सबसे बड़ी आग्नेय चट्टानी पिंड है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये अंतर्भेदी चट्टान है, मतलब धरातल के नीचे बनती है। ठीक है, एक ये बैथोलिथ क्या होती है? गुंबदाकार की आकार की होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, पातालीय पिंड है ये। ठीक, और इसका जो एग्जाम्पल है, इदाहो बैथोलिथ अमेरिका में है, और कोस्ट रेंज बैथोलिथ, इदाहो, ये सब कनाडा में है, हमको ध्यान देना है। और एक आता है स्टॉक, बैथोलिथ के बाद स्टॉक आ गया, ये छोटे आकार का बैथोलिथ है। मतलब जो बैथोलिथ है वो बड़े गुंबदाकार आकार का होता है, लेकिन ये जो छोटे आकार का बैथोलिथ होता है ये छोटे गुंबद का आकार का होता है। ठीक है, इसीलिए इसको छोटा बैथोलिथ कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदाकार होता है, ये ध्यान देना है। अब देखिए, लेकोलिथ, लेकोलिथ में इंपॉर्टेंट है, क्या करना है? लेकोलिथ का आकार क्या होता है? आकार ही पूछा जाता है। आकार इसका भी गुंबदाकार होता है, लेकिन ये गुंबदाकार, ये छतरी नुमा दिखाई देता है। जैसे हम लोगों का छाता होता नहीं है, छतरी नुमा, ये थोड़ा सा ऐसे टाइप का। ठीक है, तो छतरी नुमा दिखा। अब देखिए, लेकोलिथ से थोड़ा सा हम लोग ट्रिक लगा लेते हैं। हम लोग क्या करता है, गर्मी और के मौसम में या बरसात के मौसम में कहते हैं नहीं, छाता लेके आओ, तो लेके आओ, लेके क्या हो? छाता लेके आओ। ठीक है, तो लेकोलिथ छतरी नुमा हो गया। ठीक है, तो लेकोलिथ बहिर्भेदी ज्वालामुखी पर्वत का एक अंतर्भेदी प्रतिरूप है, ये ठीक है। अब देखिए, लेपोलिथ, लेपोलिथ इंपॉर्टेंट है। लेपोलिथ तस्तरी नुमा आकार का होता है। ठीक है, लेपोलिथ तस्तरी नुमा। लैप का मतलब क्या होता है? लैप, लैप का मतलब गोदी होता है। गोद, गोद में हमने, अब गोद देखिए हम लोगों का क्या होता है, गोद जब हम लोग पलथी मार के बैठते हैं तो तस्तरी के आकार का हो जाता है कि नहीं? तो इस तरीके से थोड़ा रिलेट करके कर सकते हैं। और फैकोलिथ लहरदार आकृति का निर्माण। अब जब कोई भी चीज हम फेंकते हैं तो लहरदार रूप में ही तो जाती है कि नहीं? तो इस तरीके से फैकोलिथ लहरदार आकृति का हो गया। और सिल देखिए, सिल बट्टा, सिल कितना कठोर होता है। सिल तो मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैल जाता है। अब सिल हम लोग देखें ना, सिल बट्टा हम लोग घरों में देखें तो सिल पर जहां पर गाँव में हल्दी अदरक वगैरह चटनी वगैरह बनाई जाती है, पीसी जाती है, तो वो समानांतर होता है, चट्टानी है कि नहीं? तो ये ऐसे टाइप का होता है। तो सिल जो होता है समानांतर परतों में फैलकर जमता है, उसे सिल कहते हैं। मोटाई में 1 मीटर, ये सब ठीक है। और डाइक क्या होता है? अगर सिल समानांतर होता है, सिल और डाइक उल्टा होता है, तो डाइक लंबवत होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों का ये सब कंप्लीट हो गया। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख गर्त बताना है, महासागर बताना है।
एलुशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ये सही है, हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में भी लगा चुके हैं। टोंगा गर्त दोस्तों दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग देखे थे मकर रेखा यहां से होकर के गुजर रही थी, ठीक है। प्यूर्टो रिको गर्त दोस्तों दक्षिण अटलांटिक महासागर में नहीं है, प्यूर्टो रिको गर्त दोस्तों कैरिबियन सागर के पास में है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, तो यही गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन होगा। और सुंडा गर्त हिंद महासागर में है दोस्तों, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं, ठीक। ये हो गए सभी गर्त जितने भी हैं। अब ये देखिए, ये एलुशियन गर्त है, ठीक है। एलुशियन गर्त ये कहां पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, यहीं पर एलुशियन गर्त है, ठीक है। और यहीं से जो ऐसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जाती है ना, ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। एलुशियन गर्त यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर टोंगा गर्त है, ये देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बगल यहीं से मकर रेखा ऐसे गुजरती है, कर्माडेक टोंगा गर्त, ये हो गया दोस्तों, है कि नहीं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? प्यूर्टो रिको गर्त, ये देखिए प्यूर्टो रिको गर्त यहाँ पर है, कैरिबियन सागर में, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया था? यहाँ पर दिया था दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तो ये गलत होगा। और सुंडा गर्त दोस्तों ये अंडमान निकोबार है, ये यहाँ पर सुंडा गर्त है, ठीक है, ये ध्यान देना है। ये अंडमान निकोबार है, ये सुंडा सुमात्रा है, ये सुंडा गर्त है, ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एल तरंगों की खोज एचडी लव विद्वान ने की थी, सही है। और भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता भूकंप अधिकेंद्र पर होती है, ये भी है। और एस मतलब सेकेंडरी तरंगे द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं, तो ये भी सही हो जाता है। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अभी गेहूं का देखे थे, अब चावल का देखते हैं, ठीक है। गेहूं रबी की फसल है और चावल खरीफ की फसल है, ठीक है। ये देखते हैं, चावल की कृषि विश्व के 45 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच की जाती है, सही स्टेटमेंट है। भारत में आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में वर्ष में चावल की 3 फसलें बोई जाती है, ये गलत है। आंध्र प्रदेश में तो 3 बार बोई जाती है, लेकिन गुजरात में दोस्तों 3 बार नहीं बोई जाती। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में 3 बार बोई जाती है, ठीक है। चावल की चिकनी मिट्टी, चावल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें क्या होती है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, राई, तिल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। खरीफ की फसल, गेहूं अभी पहले मिला था तो गेहूं रबी की फसल है। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाती है, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तुरंत बोई जाती है, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब जुलाई अगस्त में बोई जाती है, ठीक है। जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। तो खरीफ की मुख्य फसल कौन कौन सी? धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मडुआ, तिल, ये तिलहन इसमें दोनों आ जाता है, ठीक है। तिलहन, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। 41 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। जहाज निर्माण कारखाने और उनके केंद्र बताने हैं, ठीक है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, तो कोचीन नाम से ही पता चल रहा है कोचीन कहां होगा? कोच्चि में होगा, ठीक है। तो पहले का 4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मझगांव डाकयार्ड लिमिटेड, मझगांव दोस्तों कहां है? मुंबई में है, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है और हुगली दोस्तों कोलकाता में है, ठीक है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जापान में आने वाला चक्रवात टाइफून कहलाता है, सही बात है। टाइफून जापान में, चीन में टाइफून कहलाता है। वेस्ट इंडीज में हरिकेन कहलाता है, कैरिबियन सागर में हरिकेन कहलाता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विली विली नहीं कहलाता, विली विली कहलाता है ऑस्ट्रेलिया में, और संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो कहलाता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में हम लोग चक्रवात कहते ही हैं। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? अभी ऊपर अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो कह रहा बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो ग्रेनाइट, डोलेराइट, पेग्माटाइट, बेसाल्ट। तो इसमें दोस्तों बेसाल्ट है बहिर्भेदी चट्टान का उदाहरण, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत मतलब बेसाल्ट क्या होता है? बेसाल्ट में लोहे की मात्रा अधिक होती है, फेरस सल्फाइड है कि नहीं? फेरस सल्फाइड होता है और बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण होता है, मतलब ज्वालामुखी। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? धरातल के ऊपर ही तो पाई जाती है, कह सकते हैं। तो बहिर्भेदी चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट है। और ग्रेनाइट, डोलेराइट, पेग्माटाइट, गैब्रो, ये सब अंतर्भेदी चट्टानें हैं, ठीक है। 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। व्यापारिक व पछुआ पौने कोरियोलिस बल से प्रभावित होती हैं, सही बात है। स्थानीय पौनों की एक निश्चित दिशा होती है, गलत बात है। इनकी निश्चित दिशा नहीं होती, व्यापारिक और पछुआ पौनों की निश्चित दिशा होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 केवल सही होगा, ठीक है। 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इटली का एटना ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इटली का एटना ये सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण तो नहीं है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। विसुवियस सो गए, सुसुप्त हो ही गए, ठीक है, सही है। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी मृत, पोप गए ये, ठीक है, तो मृत ज्वालामुखी है, सही स्टेटमेंट है ये, मतलब दूसरा और तीसरा इसका सही है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं
ये ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी आपको पता होगा, बस सक्रिय ज्वालामुखी और मतलब इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी के जो उदाहरण है दोस्तों कौन कौन से हैं, जैसे इटली का एटना है, ठीक है, एटना तथा स्ट्रोम्बोली है, ठीक है, ये हो गया। और इसमें स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का जो है, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। कोटोपैक्सी आ जाता है और ओजस डेल सलाडो भी आ जाता है जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ठीक, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। और सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण देख लेते हैं। विसुवियस है, क्राकातोआ है, और ये चिम्बाराजो है, फ्यूजियामा है, मेयन है, ठीक है। और शांत ज्वालामुखी का जो उदाहरण देखते हैं, इसमें कोह सुल्तान है, कोह सुल्तान और देवबंद ईरान का है, पोपा म्यांमार का है, किलिमंजारो अफ्रीका का है, चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका का है। तो ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। 46 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सियाल परत की प्रकृति अम्लीय होती है। सियाल मतलब सियाल और सीमा, ठीक है। तो सियाल कह रहा है सियाल की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय ऐसी प्रकृति होगी जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, और सिलिका कहां से आता है, ज्वालामुखी उद्गार से आता है, ठीक है। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वहां पर अम्लीय की मात्रा कम होती है, मतलब सियाल परत में अम्लीय की मात्रा कम होती है, सही स्टेटमेंट है। और सीमा परत की प्रकृति क्षारीय होती है, सही है, क्योंकि सीमा मतलब बेसाल्ट चट्टान, मतलब महासागरी परतें, तो सीमा है कि नहीं। तो सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें जो है मैग्नीशियम की सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ये मृदा क्षारीय होती है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म काल के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलधारा प्रवाहित होती है। सही बात है, उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म काल में, ठीक, सही स्टेटमेंट है। उत्तरी हिंद महासागर में शीतकाल के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा प्रवाहित होती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो क्या कह रहा, कौन सा सही है, तो दोनों सही है, ठीक है। 48 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक असंगत बताना है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है, सही है। बाहबल मंडोव जल संधि आंसुओं का द्वार है, ये भी सही है। डोवर जल संधि विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि, ये गलत है। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका में है, ये सही है। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, असंगत है, तो सी असंगत है दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये अमेरिका का मैप है, ये मतलब महाद्वीप है, ग्रीनलैंड ये है कनाडा दोस्तों, ठीक है। और यहां पर है ये डेविस जल संधि, और डेविस जल संधि देखिए दोस्तों सबसे चौड़ी जल संधि है, ठीक है, ये हो जाती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप है। ये जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि मतलब अफ्रीका का प्रवेश द्वार है, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, ये देखिए यहीं पर है, ये बाबल मंडोव जल संधि, मतलब लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में बाबल मंडोव जल संधि, इसी को आंसुओं का द्वार कहते हैं। आंसुओं का द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि लाल सागर से जो जहाज वहाज जाती है यहाँ पर लूट ली जाती है, इसीलिए कह दिया जाता होगा आंसुओं का द्वार है कि नहीं। इतना आसानी से याद हो गया। अब ये देखिए, ये है डोवर जल संधि, मतलब इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि, मतलब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है डोवर जल संधि, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये देखना है। और पाक जल संधि दोस्तों, ये है पाक की खाड़ी, ठीक है, पाक जल संधि, ये मन्नार की खाड़ी। दोस्तों हमसे जब पीसीएस का मेन इंटरव्यू हुआ था तो हमने पाक की खाड़ी के बारे में पूछा गया था, पूछे थे बताओ पाक की खाड़ी कहाँ है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ब्लू नील व श्वेत नील का संगम उत्तरी सूडान देश के खार्तूम स्थान पर होता है, सही स्टेटमेंट है। और ओरिनिको नदी वेनेजुएला की सबसे बड़ी नदी है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती है, गलत स्टेटमेंट है। तो वोल्गा नदी कहां पर गिरती है, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा केवल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये है दोस्तों, ये देखिए, ये वेनेजुएला है, ये ओरिनिको नदी है, ठीक है, वेनेजुएला में ये है ओरिनिको नदी हो गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर में ये वोल्गा नदी गिर रही है आके, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और ये जो काला सागर है, काला सागर में डेन्यूब, नीपर, निस्टर, बग, ये नदियां आकर के गिरती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। अब ये हम लोग देख लेते हैं 50th क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य व चंद्रमा की स्थिति समकोण पर जब होती है, मतलब पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा मान लीजिए समकोण पर है, तब निम्न ज्वार आता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है, तब पृथ्वी पर उच्च ज्वार आता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो सत्य, दोनों सत्य हो जाएगा, ठीक है। 51 अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो विधायी अधिकार है, ठीक, पढ़ चुके हैं।
52 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विपक्ष के नेता को वर्ष 1969 में पहली बार मान्यता मिली, सही है। वर्ष 1962 में शून्यकाल की शुरुआत हुई, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्यसभा की एकाधिकारिक शक्ति के अंतर्गत आता है? राज्यसभा की एकाधिकारिक शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 में ही केवल आता है। तीन अनुच्छेद है केवल बस। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति करना नहीं, विधान परिषद की समाप्ति करना संसद का अधिकार है, जिसमें राज्यसभा को एकाधिकार नहीं प्राप्त है। आकस्मिक रिक्त में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, गलत बात है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के तहत, ये सही स्टेटमेंट है, और प्रधानमंत्री या मंत्रियों की नियुक्ति में नहीं है। 54 तक कथन कारण बताना है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम में, सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, व्याख्या भी कर रहा है इसकी, ठीक है, तो सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 55 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? तो 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। 56 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं? मनोनीत नहीं भाग लेते। निर्वाचित लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मतलब पहला नहीं होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 57 है, देश की रक्षा और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह मूल कर्तव्य अपने क्रम में वरीयता के अनुसार किस स्थान पर है? मतलब मूल कर्तव्य में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीके से पूरा मूल कर्तव्य आपको याद हो गया होगा अगर आपने हमसे पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें रक्षा कर रहा है ना, तो डी है, मतलब डिफेंस डी से शुरू रहा, और डी वर्णमाला में चौथे स्थान पर आता है, तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके पूरा मूल कर्तव्य आपको याद करा दिए हैं पिछले सेशंस में, मतलब पॉलिटी के सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इसमें पूरा बताएंगे तो बहुत समय टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। 58 तक भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है? सशक्त केंद्र, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन। जब भी संघीय विशेषता आएगा ना, शक्तियों का विभाजन उसमें होगा ही होगा, तो 5 होगा ही होगा, तो ये दोनों कर जाएंगे, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होगा, राज्यपाल की नियुक्ति एकाधिकार शक्तियों का मतलब एकात्मक शक्ति की विशेषता है, तो 3 जहां होगा काट दीजिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सशक्त केंद्र नहीं, सशक्त केंद्र, एकात्मक केंद्र, इसकी व्यवस्था है। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। 59 देश और उनके स्रोत को बताना है, मतलब किन किन देशों से लिए गए हैं। ब्रिटेन से राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, मतलब ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधायी प्रक्रिया ली गई है, पहले का दूसरा हो जाएगा, यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आयरलैंड से राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, हम लोग पढ़ा चुके हैं, आयरलैंड कई बार बता चुके हैं। आयरलैंड से 3 चीजें ली गई हैं, नीति निदेशक तो लिए गए हैं, मनोनीत सदस्य लिए गए हैं राज्यसभा में, और निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का लिया गया है। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं, और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ठीक है। 60 है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही पेश किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या कौन सा सही है? ना तो 1 ना तो 2 सही है। 61 है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा पारित विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो तब किया जाता है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है, कोई शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता जब धन विधेयक आ जाता है, ठीक है, तो केवल और केवल एक स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया, गलत है, 42वें ने किया था। 44वें ने पुनर्विचार के लिए लौटाने की बात की गई थी, ठीक है। पॉलिटी के सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वह सदन के दोनों सदनों में मतदान कर सकता है, गलत है। तो इसका कौन सा कथन सत्य है? ना तो 1 ना तो 2 सत्य है, ठीक है। मतदान नहीं कर सकता है दोस्तों, अनुच्छेद 88 में किया गया, मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की बात की गई, जिसमें वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, किसी समिति के हिस्सा हो सकते हैं और कहीं भी बोल सकते हैं संविधान के में, ठीक है, समिति में, मतलब परंतु मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक। 63 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन से संबंध में नियम बनाता है, गलत बात है। विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री करता है, संचालन के संबंध में नियम राष्ट्रपति बनाता है, ये सही, मतलब सेकंड पार्ट इसका सही, पहला पार्ट गलत है, तो टोटल ओवरऑल ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये अनुच्छेद 77 में वर्णित है, ठीक है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की अनुशंसा पर करता है, सही स्टेटमेंट है, तो केवल इसका दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 64 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अधिकरण को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 14 का भाग में जोड़ा गया था और अनुच्छेद 323 का खा में जोड़ा गया था, ठीक है।
65वां है, निम्नलिखित में से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम से हटा करके इसको अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में भाग 12 में वित्त संपत्ति वाद और संविधाओं में इसको शामिल किया गया था। ठीक। 66 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों जब भी कार्य संचालन समिति आएगा तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी आएंगे और इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और केवल संचालन समिति आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। और मुख्य आयुक्त के लिए जो प्रांतों की समिति होती है इसके पट्टाभी सीतारमैया हो जाते हैं। और क्रेडेंशियल समिति के कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाते हैं। ठीक है। 67 है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड की स्थापना कब होती है? तो ट्राइफेड की स्थापना दोस्तों 1987 में हो जाती है। ठीक है। और 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है कि नहीं? 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय भंडागार निगम की स्थापना 1957 में होती है, सही स्टेटमेंट है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में होती है। ठीक है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1985 में होती है, गलत है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना 1997 में होती है, ये सही है। तो गलत कौन सा है? सी है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में होती है और 1985 में इसका नाम बदलकर CACP कर दिया जाता है, कृषि मूल्य और लागत आयोग। ठीक है। 69 है, पनामा रोग से ग्रसित होने वाली फसल केला है दोस्तों। 70 तो वर्षा ऋतु की फसल कौन सी है? रबी, खरीफ, जायद। तो जायद की फसल जो है वर्षा ऋतु की फसल, सॉरी खरीफ की फसल इसमें वर्षा ऋतु की फसल होती है। ठीक है। 71 है, फलों का राजा आम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आम का वनस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, सही है। ये एनाकार्डियस कुल का है, ये भी सही है। तो सत्य बताना है। ठीक है। आम के वृक्ष में द्विलिंगी तथा एकलिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा होता है, ये भी सत्य है। आम का पका हुआ फल विटामिन C होता है, पके हुए फल में, सही है। और कच्चे फल में विटामिन A होता है। ठीक है। तो सभी इसके सत्य हो जाएंगे। 72 है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो एक देश के लिए राष्ट्रीय आय जो होती है वो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। ठीक। 73 प्रश्नगत विकल्पों में से कौन सा एक केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं है? राजस्व खाते में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आते हैं, है कि नहीं? कर राजस्व और गैर कर राजस्व भी आ जाता है। तो ब्याज प्राप्तियां आता है, कर प्राप्तियां आता है, सरकारी विभाग व सार्वजनिक उपक्रम प्राप्त लाभ एवं लाभांश आता है, अल्प बचत नहीं आता है दोस्तों। तो ये नहीं आता, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सब चीजें हम पिछले प्रैक्टिस सेट्स में बहुत विस्तार से बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए, तब आगे की प्रैक्टिस सेट का आपका और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुद्रास्फीति कर्ज धारकों के लिए अनुकूल होती, जो कर्ज धारक होते हैं, जो कर्ज लिए होते हैं ना, उनके लिए अनुकूल होती, सही है। और मुद्रास्फीति क्या होती है? बॉन्ड धारकों के लिए प्रतिकूल होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोस्तों जो कर्ज धारक होते हैं ना, इनको कर्ज वापस करना होता है। अब मान लीजिए मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ गई, पैसे का मूल्य कम हो गया, तो ये कम पैसा वापस करने, मान लीजिए 10 रुपया पहले लिए थे, 10 रुपए में ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें खरीद लेते थे। अब जब महंगाई बढ़ गई है तो ये 10 रुपया वापस कर देंगे। तो 10 रुपए की वैल्यू क्या होगी? 10 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो ये मतलब कर्ज धारक जो होते हैं फायदे में होते हैं, और इसी प्रकार से जो बॉन्ड धारक होते हैं वो नुकसान में होते हैं। ठीक है। 75 है, वह दर जिस दर पर रिजर्व बैंक को उधार देता है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों ये रिवर्स रेपो रेट जाना जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। बैंक की इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी औकात नहीं होती कि रिजर्व बैंक को उधार दे। ठीक है। मतलब बैंक के पास जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो रिजर्व बैंक को जो है पैसा वहां पर जमा कर देता है, और रिजर्व बैंक उसके बदले में उसको कुछ दर, मतलब रिवर्स रेपो रेट देती है। वो रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में 3.35% है। कृषि बीमा योजनाओं के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना दोस्तों कब आई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना दोस्तों आई थी 1999 में। तो ये सही है, पहले का दूसरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बता चुके हैं, 2016 में आई थी। और बीमा ग्राम योजना 2002 में आई थी। और आम आदमी बीमा योजना भी पिछले प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, 2007-2008 में आई थी। 77 सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। अफीम दोस्तों फल से प्राप्त होता है, हींग दोस्तों जड़ से प्राप्त होता है, और रबर तने से प्राप्त होता है, और कुनैन की छाल से प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है। सरसों वरुणा की फसल है, सरसों वरुणा की प्रजाति है, ठीक है। सरसों की प्रजाति वरुणा है, ठीक। मटर की प्रजाति सपना है, ठीक है। अलसी सूर्या नहीं है, सूर्या हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आलू की प्रजाति है, ठीक है। मूंगफली कौशल है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टैंड अप योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अप और स्टार्टअप योजना पहले बता चुके हैं। स्टार्टअप योजना जनवरी 2016 में आई थी,
और स्टैंड अप योजना अप्रैल 2016 में आई थी। ठीक है, स्टैंड अप योजना क्या होता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं उद्यमियों और में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए आया था। ठीक है, 80 साख पत्र दिया जाता है, साख पत्र दिया जाता है निर्यातक द्वारा, आयातकर्ता के द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, जहाज कंपनियों। जो साख पत्र दिया जाता है आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, गैट दोस्तों, गैट कार्यालय कब बना और कहां स्थापित किया गया था? तो गैट दोस्तों 1948 में बना था और जिनेवा में बना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसी को 1995 में WTO कर दिया गया था। ठीक, 82 है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 1948 में स्थापित हुआ था, ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब पहले का पहला हो जाएगा, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक 1997 में आया था, और भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1963 में आया था, और सिडबी बैंक जिसका मुख्यालय लखनऊ में 1990 में हुआ था। ठीक है, 83 है उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो पान के जो प्रेमी है वो महोबा वाले हैं। ठीक है, तो पान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? महोबा में है। 84 तक गंगा के बाएं तट की पहली प्रमुख सहायक नदी कौन सी होती है? रामगंगा होती है दोस्तों। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये। 85 है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल का लोक नृत्य है? तो पूर्वांचल का दादरा, कटघोड़वा, चौरसिया ये सभी हैं। ठीक है, ध्यान देना है। 86 है निम्नलिखित में से किसे नया ताजे वाला बैराज कहा जाता है? तो नया ताजे वाला बैराज दोस्तों हथनी कुंड को कहा जाता है। हथनी कुंड बैराज दोस्तों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान 5 राज्यों के मध्य में जल का बंटवारा करती है। और बाण सागर परियोजना दोस्तों मध्य प्रदेश में है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पथराई बांध परियोजना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस में झांसी में है। ठीक है, ये ध्यान देना। और गोकुल बैराज, गोकुल इंपॉर्टेंट है, मतलब आसान भी है, मथुरा में है। ठीक है, गोकुल, ठीक है, गोकुल से रिलेट कर सकते हैं, ब्रज, मथुरा, यमुना। ठीक, 87 तक निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है बताना है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान दोस्तों लखनऊ में नहीं है, प्रयागराज में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कानपुर में नहीं है, हापुड़ में है। ठीक है, हापुड़ में है इंडियन ग्रेज। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज रायबरेली में नहीं है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आगरा में है ये। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। इंडियन पल्सेस दलहन रिसर्च अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर में है, मतलब कानपुर में है ये। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 88 तक उत्तर प्रदेश का पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना कहां करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय दोस्तों लखनऊ में लिया गया है। ठीक है, लखनऊ प्राणी उद्यान में। 89 है यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कार्ड धारक की तर्ज पर 12 अंकों का होगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्य की पूरी जानकारी होगी। सही स्टेटमेंट है। इस कार्ड की मदद से किसी भी योजना के अपात्र आवेदकों का आसानी से पता लगाया जा सकता है, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो दूसरी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 90 है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी? बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी बनी है। ठीक है, 91 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? मानव शरीर की फीमर सबसे लंबी अस्थि है, सही है। हैजा रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, सही है, मतलब विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा फैलता है, गलत है, कवक के द्वारा फैलता है। तो इसका 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब पहले के प्रैक्टिस सेट में लगा चुके हैं। इंसुलिन प्राप्त कहां से होता है दोस्तों? डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 93 आ जाता है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है दोस्तों वो सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक, 94 तक नीचे दिए गए कथन कारण बताना है, और क्या बताना है? कथन कारण बताना है, व्याख्या बताना है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, सही स्टेटमेंट है। धातु सोडियम वायु के प्रभाव में गल जाती है, गल नहीं जाती है, जल जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ए सत्य है और आर गलत है। 95 है अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? रिएक्टर कार्य करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों कंट्रोल छड़ें क्या करती हैं? ये मंदक का कार्य करती हैं, तो चेन प्रक्रिया सीमा के बाहर चली जाएगी, मंदन नहीं हो पाएगा। तो यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 96 है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। 97 बताना है, मिलान करना है। भंजन दोस्तों कहाँ होता है? भंजन हम लोग देखते होंगे पेट्रोलियम पदार्थों में होता है भंजन। ठीक है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रगलन तांबा में, तांबा को हम लोग पिघलाते हैं, ये सब करते हैं। हाइड्रोजनीकरण वसा में होता है। ठीक है, और वल्कनीकरण रबड़ में होता है, सल्फराइजेशन। ठीक है, ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन 98 है गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एथिलीन होता है गैसीय अवस्था में। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोस्तों ये दुग्ध पिलाने वाला हार्मोन होता है, मतलब दुग्ध के श्रावण में मदद करता है। एब्सिसिक अम्ल
ये सुषुप्ता अवस्था वाला है, ठीक है। 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? डिप्थीरिया माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होता है, ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के द्वारा। हेपेटाइटिस दोस्तों वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। 100 है, निम्नलिखित नीचे दो कथन है, कथन कारण बताना है। पहाड़ी क्षेत्रों में के लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर एक सामान्य बीमारी है, सही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो इसीलिए इसकी ये व्याख्या कर रहा है, बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों के कठोर होने से, यही संबंधित है, सही है, धमनियां कठोर हो जाती हैं, शिराफ किडनी ये सब नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर धमनियों को कठोर बना देता है। 102 है, ईईजी मतलब इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मतलब ईईजी मतलब मस्तिष्क का अध्ययन करता है, तो पहले का 3 हो जाएगा। मस्तिष्क में मतलब असामान्यताओं का अध्ययन करता है। और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय का है। और ईओजी इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम होता है, मतलब इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम, ऑकुलो मतलब आंख से संबंधित होता है, ठीक है, तो इसका बी हो जाए, मतलब ए हो जाए। और ईएमजी मायोग्राफी होता है, मायोलॉजी पढ़े ना, मांसपेशियों का अध्ययन, तो ये मांसपेशी हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 है, जब आप टेलीविजन चालू करते हैं तब क्या होता है? जब हम टेलीविजन चालू करते हैं ध्वनि एवं दृश्य एक साथ आरंभ होते हैं, यही सही स्टेटमेंट होता है। अब देखिए यहां पर एक चीज देखना, ध्वनि की गति तो कम होती है कि नहीं प्रकाश से, तो हमको तो ध्वनि बाद में सुनाई देनी चाहिए, दिखाई पहले देनी चाहिए, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए टीवी में ऑडियो सिंक्रोनाइजर का यूज किया जाता है, ठीक है, इसलिए जो है हमको दोनों चीजें एक साथ दिखाई और सुनाई देती हैं। 104 है, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की संकल्पना पारित होती है, सही बात है, स्टॉकहोम 5 जून 1972 को होता है, ठीक है। रियो सम्मेलन एजेंडा 21 1992 में होता है, ठीक है। जोहान्सबर्ग को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है। और गलत पूछा है, वार्सा सम्मेलन 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर सहमति नहीं, ये पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस सम्मेलन, तो ये गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 105 है, राइजोफिल्ट्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों बताना है, विचार करना है। यह राइजोफिल्ट्रेशन यह एक जल जैव उपचार की तकनीक है, इसमें पौधों की जड़ों द्वारा प्रदूषकों को अवशोषित कर जल को परिशुद्ध किया जाता है, सही स्टेटमेंट है। इस तकनीक का प्रयोग मुख्यतः नम भूमियों व ज्वार नदमुखों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु किया जाता है, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो क्या पूछा है, कौन सा असत्य नहीं है, मतलब सत्य है, ठीक, तो दोनों सत्य हैं। 106 जैविक विविधता शब्द का प्रयोग प्रथमतः किया गया, तो जैव विविधता नहीं पूछ रहा है, जैविक विविधता का प्रयोग किया गया है दशमान के द्वारा किया गया, ठीक है। 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सत्यमंगलम बाघ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। औरंग बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, औरंग असम में है दोस्तों, ठीक है। सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य केरल में नहीं है, सह्याद्री महाराष्ट्र में है, ठीक है। भद्रा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में है, सही है। 108वां 10% के नियम के प्रतिपादक कौन थे? लिंडमैन थे, पिछले प्रैक्टिस में बता चुके हैं, मतलब जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो 10% ही केवल ट्रांसफर होता है। और टांसले पारिस्थितिकी तंत्र के पिता हैं। 109 है, 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का सही क्रम बताना है, तो सबसे ज्यादा जो शहरीकरण था वो मिजोरम में था, फिर तमिलनाडु में था, फिर केरल में था, फिर महाराष्ट्र में था, ठीक है, प्रतिशतता के अनुसार बताना है, ठीक, ये हो गया। प्रतिशतता के अनुसार अगर मिजोरम ना होता तो सबसे पहले गोवा आ जाता, ठीक है, गोवा, ठीक, गोवा में 62% और मिजोरम में 52% है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 110 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला है? तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर श्रावस्ती में होता है, ठीक, और सबसे, ठीक है। 111वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, ठीक है। 112 है, भारत में प्रजनन काल माना जाता है, तो प्रजनन काल दोस्तों 15 से 49 वर्ष माना जाता है। 113 है, किस नगरीय जन क्षेत्र की विशिष्टता में शामिल नहीं है, मतलब किसको नगर नहीं कहा जाता है? न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, सही स्टेटमेंट है। कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न ना हो, तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो जाएगा, मतलब गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए, मतलब कृषि कार्यों में संलग्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत पूछा तो यही आंसर हो जाएगा। और वहां का जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, सही है। वह नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड आदि स्थापित हो, सही है, ठीक है।
114वां है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक होता है तो उस पर 5% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 20% हानि पर बेचा 80 हो जाता है और 5% का लाभ हुआ था 105 हो जाता है, तो इसका अंतर कितना हो गया 20 25 हो गया, तो 25 बराबर 100, तो 1 बराबर 4, तो मतलब 25 बराबर 100, तो 100 बराबर 400, तो 400 इसका आंसर हो जाएगा। 115वां है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। तो गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते, मान लीजिए गोविंद यहाँ है, ठीक है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा इसका पिता ये हो गया, ठीक है, इसका पिता मेरे पिता का मतलब इसके पिता का इकलौता पुत्र है, तो मतलब ये गोपाल हो गए, है कि नहीं। अब पूछ रहा है गोपाल से गोविंद का क्या संबंध, मतलब गोविंद का क्या संबंध है दोस्तों, तो गोविंद तो पुत्र हो जाएंगे ना, तो गोविंद पुत्र हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन इसमें इन्होंने आंसर पिता दिया हुआ है। अब ये हमको नहीं समझ में आया है, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों, अगर हमसे कहीं गलती हो रही होगी, ठीक। तो दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या बताइए, तो गलत संख्या बताना है, तो ये देखिए 306 और 42, तो इसमें अंतर कितना हो जाएगा 36, और इसमें अंतर कितना हो गया 42 और 80 का अंतर कितना हो जाएगा 38, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 80 20 22 42 हो जाएगा, मतलब 36 2 38 तो 40 आना चाहिए था, यहां पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो 422 हो जाएगा। 117वां है, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है लेकिन तो राकेश से लंबा है, माधव सबसे लंबा है, आशीष केशव से कुछ छोटा है और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, यदि वे ऊंचाई से वर्धमान क्रम में खड़े हो तो दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है, तो शैलेंद्र केशव से छोटा है, ठीक है, किंतु राकेश से लंबा है। अच्छा, शैलेंद्र केशव से किंतु राकेश से लंबा है, ठीक है। माधव सबसे लंबा है, माधव को यहां कर दें। आशीष केशव से कुछ छोटा है, आशीष जो है केशव से कुछ छोटा है, शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो यहां पर हो गया शैलेंद्र से कुछ लंबा, ठीक है। तो यदि वे ऊंचाई से वर्धमान क्रम में खड़े हो तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो दूसरे स्थान पर एस शैलेंद्र होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। 118 है, मौली बिंदु ए से बी तक 5 फीट चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर 6 फीट चलता है, मतलब मौली ए से बी से क्या है 5 फीट तक चला, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 6 फीट चलता है, ठीक है, और फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चलता है, तो बाईं ओर घूमकर 4 फीट चलता है, अंत में फिर अपनी बाईं ओर घूमकर 6 फीट चलता है, ये 6 फीट चल दिया, ठीक। अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर, बी से देखिए 4 फीट की दूरी पर है, ठीक है। 119 से प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, ये सब पूरा बता चुके हैं। तो सबसे पहले कौन आए थे, इंडो ग्रीक मतलब यूनानी सबसे पहले, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, तो इंडो ग्रीक, शक, ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, कुषाण बाद में आए थे, ठीक। 120वां है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां है, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है, ठीक। 121 है, हाल ही में चर्चा में रहा पारकाचिक ग्लेशियर कहां पर है, तो पारकाचिक ग्लेशियर लद्दाख में है। 122 है, सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो सेमीकॉन इंडिया का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। 123 है, हर साल विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। 124 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने थ्रेड्स नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो थ्रेड्स नामक सोशल मीडिया का जो लॉन्च किया गया है वो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। 125 है, हाल ही में चर्चा में रहा सेकंड थॉमस शोल क्षेत्र कहां अवस्थित है, ये दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित है, ठीक है। 126 है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है, तो कहां पर शुरू किया गया, मध्य प्रदेश में, शहडोल जिले में। 127 है, हाल ही में एकल परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान कहां पर बना है, तो अभी देखिए, अभी ऊपर आया था जब सूरत आया था तो हमने बताया था, तो ये सूरत यहां भी आ गया, ठीक। तो डायमंड बोर्ड बनाया जा रहा है, यहां पर डायमंड का ऑफिस बनाया जा रहा है। 128 है, हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है, रैंसमवेयर है दोस्तों, ठीक है। 120 रैंसमवेयर क्या होता है दोस्तों, ये साइबर सिक्योरिटी में मतलब ये वायरस होते हैं, ठीक है। 129 है, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना राज्य किस शुरू में की गई, तो जम्मू में शुरू की गई है, ठीक है। 130 है, हाल ही में खबरों में रही कैम रान बे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यह वियतनाम में स्थित है, सही है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 131 है, गिग वर्कर्स बिल पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है देश का प्रथम राज्य।
132 है, हाल ही में भारत सरकार ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए किस युद्धपोत को उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो वियतनाम को कृपाण भेंट किया है दोस्तों, INS कृपाण, केशगंगा कड़ा कृपाण कच्छा। 22 से 24 जुलाई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। ठीक है। 134 है, हाल ही में कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और इसको जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज डाल दी है ना, पहली सीरीज मतलब करंट अफेयर्स की जो पहली सीरीज डाले हैं, पार्ट 1 डाले हैं, उसमें ये क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोस्तों। 135वां है, हाल ही में शाश्वत महिला ऋण योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में की गई है। 136 है, टंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए समझौता किया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय और नौसेना के बीच में समझौता किया गया है। 137 है, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। 138, सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार कर किस भारतीय ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है? तो अंशुमन झिंगरन ने शामिल किया है। 139 है, हाल ही में भारत ने अनुसंधान और विनिर्माण सहित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान पर। ठीक है, सेमीकंडक्टर से संबंधित जापान के साथ हस्ताक्षर किया गया है। 140 है, फांगनोन कोन्याक आ गया दोस्तों, कोन्याक कहाँ? नागालैंड, ऐसे ही मार देंगे। ठीक है, तो फांगनोन कोन्याक किस राज्य के शासित प्रदेश से संसद के सदस्य बने हैं? तो नागालैंड से बने हैं तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 140 क्वेश्चन फुल डिटेलिंग के साथ, मैपिंग के साथ, बैकग्राउंड कवर करते हुए, चारों ऑप्शन को कवर करते हुए, मिनिमम समय में बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल डिटेलिंग के साथ कवर किया है दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होती है। ये दोस्तों उसका PDF है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। इसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर देंगे। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाकर के हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।